नमस्कार। सतीश झा शो में आपका स्वागत है। आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि भारत सरकार तमाम देशों से एक नई तरह की बातचीत कर रही है। उस बातचीत में कुछ माफ़ी शामिल है, कुछ सफाई देने की बात हो रही है। वो इसलिए कि भाजपा के एक प्रवक्ता ने मुसलमानों के पैगंबर के खिलाफ कुछ ऐसी बातें की कि कई देशों को नाराज़गी हुई। ये वो देश हैं जिन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई में हमारा साथ दिया, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा साथ दिया। ये हमेशा हमारे साथ रहे। 75 साल के हमारे इतिहास में किसी देश ने हमसे माफ़ी नहीं मांगने को कहा। हमने कुछ ऐसा नहीं किया जो हमारी समझ थी, जो हमारी एक प्रतिष्ठा थी उसको लेकर के कि हम एक बड़े सेकुलर देश हैं, सर्वधर्म संभाव वाले देश हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले देश हैं। वो हमारी पहचान थी। हमारी पहचान अमीरी नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ ऐसा हमने बड़ा तीर नहीं मारा था। लेकिन हमने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारी एक पार्टी ने और तमाम लोगों ने देश को आज़ाद कराया था। वो पहली तरह की बड़ी आज़ादी थी। उसके बाद तमाम देश आज़ाद हो गए। वो प्रतिष्ठा हमारी थी। लोग कहते थे कि भारत टूट जाएगा 1, 2, 3, 4 साल में। वो ऐसा नहीं हुआ। भारत ने बचा के रखा, संभाल के रखा। बहुत कमियां हैं, बहुत लोग गरीब हैं, बहुत कुछ जो होना चाहिए तो नहीं हुआ, जो सोचा था हमने वो नहीं हुआ। लेकिन देश को अपना सर नहीं झुकाना पड़ा। फिर क्या हुआ? कुछ ही दिन पहले हमारे प्रधान सेवक ने एक बहुत अच्छी बात कही। शायद ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उन्होंने चाहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया 8 साल में जिसको उनको सर झुकाना पड़े देश को। मुझे ये लगा कि ऐसा उन्होंने सोचा ही क्यों? ऐसी सोचने की नौबत ही क्यों आई कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए? तो ज़रूर कुछ बात रही होगी, ज़रूर उनसे किसी ने कुछ कहा होगा। अब वहाँ से कुछ एक दिन बाद ही जब एक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, ये क्षेत्रीय प्रवक्ता नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पैगंबर के खिलाफ कुछ कहा, कुछ ऐसी बातें जो आप कहेंगे किसी के बारे में भी, धर्म के बारे में, तो कुछ आक्रोश आएगा। अमेरिका में भी जब जो क्राइस्ट सुपरस्टार की बात फिल्म की आई थी, तब भी वहाँ भी लोग आंदोलन कर रहे थे। तो कई लोग, अगर उनके मन में कोई चोट पहुँचेगी तो कुछ उनका आक्रोश व्यक्त होगा। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसमें यह कहना कि तुम्हारा आक्रोश हमारा आक्रोश, उसको लेकर के हम बैठते हैं, ऐसा नहीं होता। जो अपरिपक्व लोग होते हैं ऐसा सोच सकते हैं। परिपक्वता इसमें है कि जहाँ भी हम देखें कि बात झगड़े की है, बात तनाव की है, वहाँ हम कैसे शांति फैलाएं। ये हमारी एक परंपरा रही है, प्रवृत्ति रही है, आदत रही। खैर, जब ये हुआ तो सरकार ने क्या फैसला किया? सरकार ने कुछ बातें की। उन्होंने विदेश से कहा ये तो फ्रिंज एलिमेंट है, यानी कि हाशिए के लोग हैं, छुटभैये हैं, जो उन्होंने कहा है। जबकि वो राष्ट्रीय सरकार में जो पार्टी बैठी है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, या हैं, अब तो सस्पेंड हो गए। जो दूसरा प्रवक्ता था उसने हमारे मित्र विनोद दुआ के खिलाफ FIR करवाया था और उसको वहाँ से निकाल दिया गया भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन साथ में कुछ और बातें हुई। उसके ठीक पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संचालक हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने हम सबके मन की बात करीब करीब कह डाली। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन मानूंगा कि उनकी बात में अगर ये ना माना जाए कि छद्म है तो बात बहुत अच्छी थी। क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश में जो हिंदू मुसलमान हैं सबके पूर्वज एक थे। इतिहास की बात की लड़ाई आज हम नहीं करेंगे। हम आज आगे बढ़ेंगे। तनाव हो तो बैठ के बातचीत करेंगे। मंदिरों में, मस्जिदों में जो 47 में तय हुआ, जो मंदिर है वो मंदिर है, मस्जिद है। हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढेंगे और हम तनाव नहीं पैदा करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा भागवत साहब ने। उनके ऊपर आरोप लगना शुरू हो गया, ऐसा क्यों कह रहे हैं? दूसरा, भाजपा ने अपने प्रवक्ता को सस्पेंड किया तो क्या हुआ? तो काफ़ी आवाज़ हुई। लोगों ने कहा तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं, नूपुर शर्मा, ऐसी बातें उठी। यानी कि लोगों ने सोचना बंद कर दिया। जब सरकार ने कहा फ्रिंज एलिमेंट, तो सरकार के ऊपर भी आँच आई। तो यानी कि इसमें कोई भी किसी की जीत नहीं हुई।
इसमें उनकी संघ भी हार गया, भाजपा भी हार गई, सरकार की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक भाजपा के व्यक्ति ने ऐसा वक्तव्य दिया कि पूरे देश की छवि मलिन हो गई। और ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ऐसा एकाएक नहीं हुआ। ये बात 8 साल से चल रही थी, मानो तो 100 साल से चल रही थी। तो अगर 8 साल से आप ऐसा बीज बो रहे थे जिससे कि वैमनस्यता बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी, लोगों में दूरी बढ़ेगी, खाइयाँ बढ़ती जाएंगी, तो वो इस हद तक पहुंच गई है कि आज खबर आई कि एक गांव में 3 फकीरों को भीख मांगने की इजाज़त नहीं मिली। खबर आई कि एक ज़िले में, गोंडा शायद, वहाँ एक मुसलमान की दुकान हिंदू ने उठा दी। सुना कि उसको फिर गिरफ्तार किया गया। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई? आपने देखा कि हर हफ्ते कोई ना कोई नया मुद्दा, कभी हिजाब का मुद्दा आता है, कभी किसी को मारने का मुद्दा आता है, कभी किसी हिंदू को मार देते हैं जान से इसलिए कि उसने ये नहीं कहा कि मुसलमान नहीं हूँ। इस हद तक जहर फैल चुका है। ये जहर इसको आसानी से जाएगा नहीं। लेकिन फिर आते हैं बात में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो यानी कि चाहे भारत सरकार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आरएसएस हो, किसी के भी नेता के कहने से ये चीज़ें अब शांत नहीं हो रही हैं। तीनों पर आक्रमण हो रहे हैं, उन्हीं के छुटभइयों से, उन्हीं के भक्तों से, उनसे आक्रमण आ रहे हैं उनके ऊपर। ऐसा कैसे हो गया? इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ। जब अनुराग ठाकुर ने कहा गोली मारो सबको, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। जब एक मंत्री के बेटे ने कुछ कुचल दिए, उसको छोड़ दिया गया, उसको समर्थन मिला पार्टी का। जब लोग जेल से छूट के आए तो मंत्री उनको जेल में लेने के गया। क्यों छूट के आए? उन्होंने गलतियाँ की थी, उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ बात की थी, इसलिए पकड़े गए थे। अगर ऐसा माहौल बना दिया जाए कि जो भी बुरा काम करे उसके लिए माला लेके खड़े रहें, तो लोग बुरे काम करेंगे। जब हमने शालीनता से विदा ले ली, 8 साल से हमने कोशिश नहीं की कि जब कोई टीवी के ऊपर ऐसा आचरण करे जो हमारे गुरु, माता पिता, पूर्वज, वेद पुराण नहीं सिखाते हैं, हमने उनका कुछ किया, उनको कहा नहीं, उनसे हमने कोई जवाब तलब नहीं किया। अगर हम नहीं करेंगे तो हमने उनको बढ़ावा दिया। न करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। जब कोई आपके सामने चीज़ खराब हो, गलत काम हो रहा हो, आप ना खड़े होंगे तो आप उसको शह दे रहे हैं। ये बात हम लोग समझते नहीं आमतौर पे कि अगर हमारे सामने कोई बुरी चीज़ हो रही हो और हम उठ के खड़े ना हो, उसका सही काम के लिए उसके पक्ष से ना बने, तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। ना करना अपने आप में बड़ी गलती है। तो अगर आप इस तरह से चीज़ों को एक संदेश दिया कि ये ठीक है, अब ऐसी जगह पहुँचे कि लोग शालीनता के साथ बात करना भूल गए। जो भारत के टीवी चैनल हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसे आप गोदी मीडिया कहिए, सरकार पक्षी मीडिया कहिए, जो भी कह लीजिए आप, वो जिस तरह से वहाँ टीवी पे जो बहसें होती, बातें होती हैं, उसमें कहीं सभ्यता तो नहीं दिखती। उसे सभ्य समाज का हिस्सा भी नहीं कह सकते। जिस तरह चिल्लाते, चिल्लाते, भौंकते हैं, वो इंसानी तो नहीं लगता। उनकी बात आप समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ऐसा जब माहौल बनाएंगे तो यही आपको मिलेगा जो मिला है। तो खैर, अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता की बातों को तमाम देश मानते हैं कि वो अनर्गल है, वो सहनीय नहीं है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लेकर के तमाम देशों में भारत की जो चीज़ें हैं, भारत के सामान हैं, उसकी बिक्री बंद कर दी गई है, कुवैत में, कतर में। और हमारे यहाँ से एक ऐसा आदमी जिसने ज़िंदगी में हवाई जहाज़ देखा नहीं है, हवाई अड्डे पर नहीं गया है, उसने अपना वीडियो लगा दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये संभावना देती है हमें कि कतर एयरवेज़ को बाइकआउट करेंगे। उसके ऊपर जो कतर एयरवेज़ के CEO का वीडियो है, वो देख के आपको लगेगा कि कितना वो मजाक कर रहा है, बेचारा क्या करेगा। तो भारत, कहाँ प्रधानमंत्री कहते थे कुछ दिन पहले कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे कि देश की प्रतिष्ठा को आंच लगे। आज हालत ये हुई है, भारत का सिर उठाने लायक कहीं नहीं बचा। हमारे जो राजनयिक हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं, अब समझदार तो मैं कहूँ क्या, लेकिन पढ़े लिखे तो हैं, इम्तिहान पास करके आए हैं। 10 लाख में से 100 लोग सेलेक्ट होते हैं, बहुत बड़ी बात है। अब उनके पास क्या बचा है करने को? यही कि जो हमारे जो अनपढ़ नेता हैं, जो कहते हैं, उसको कैसे हम इस तरह से कहें कि लोग बुरा न माने, वो हमारा साथ न छोड़ें।
हमसे नाराज़ ना हों, उनका काम यही बच गया है। खैर, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? नसीरुद्दीन शाह तो कहते हैं कि मोदी कहेंगे तो हो जाएगा। मेरा मानना है कि भागवत जी ने कहा तब उन लोग उनसे नाराज़ हो गए, सरकार करेगी उनसे नाराज़ हो गए, भाजपा ने कहा उनसे नाराज़ हो गए। तो ऐसा जहर फैल चुका है कि आपके नेता भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपने भस्मासुर का नाम सुना होगा, फ्रैंकेनस्टाइन का नाम सुना होगा, हिटलर का नाम सुना होगा। तो 2014 से जो भारत की जो स्थिति चली जा रही सामाजिक स्तर पर, वो 1930 की जर्मनी की तरह है। वो कहाँ पहुँची बात आप जानते हैं। जब इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले की बात की, उनको चढ़ाया जरनैल सिंह भिंडरावाले को, आप जानते हैं उसका हश्र क्या हुआ। तो जहाँ भी इस तरह की बातें होती हैं जिससे दूरियाँ बढ़ती हैं, वैमनस्य बढ़ता है, नफरत बढ़ती है, उसका अंत कुछ ऐसा ही होता है। अब जब भागवत जी कहने पे, सरकार कहने पे, पार्टी कहने पे लोग शांत नहीं हो रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि ज़ाहिर इतना फैल चुका है कि जो आज के नेता उसको हल नहीं कर सकते। शायद अच्छा हुआ कि पहले ही फैल गया, पहली बात सामने आ गई, शायद सोचना पड़े। तो अब भाजपा ने कुछ सोचा। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने जब पिछला चुनाव जीता था तो कई चीज़ें सीखी थी प्रोसेस के बारे में। उसको लेकर के उन्होंने कुछ एक अपनी टीम बैठाई, कंपनियों को बुलाया कि भाई देखो कौन कौन लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। करीब 5-1 हज़ार ऐसे मिले लोग जो इस तरह की बातें करते हैं जिससे वैमनस्य बढ़ता है, नफरत बढ़ती है। फिर देखो 38 लोग ऐसे हैं जो कि सीनियर हैं, नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके नाम हैं, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। उनको 27 को नोटिस दी गई। खैर, वो तो बात की बात है। कुछ लोग पूछते हैं आपने टाइम क्यों लगाया? जिस दिन आपके प्रवक्ता ने कहा, अगले ही दिन उसको उसी समय क्यों नहीं उसको कहा गया कि तुम गलत कर रहे हो? 7 दिन क्यों लगाए? क्यों इंतज़ार किया कि कोई तो देश तुम्हें कहे तुमने गलत किया? अगर पहले ही करते तो सुनना नहीं पड़ता है सब। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये बात कोई उठाता नहीं, सरकार ने इसीलिए इस पर एक्शन लिया है क्योंकि विदेश के लोगों ने किया। आप जानते हैं हमारे प्रधान सेवक, उनका बराबरी का कोई नहीं है इस देश में। विदेश वालों से बराबरी करते हैं, देश वालों से नहीं। उनके स्तर का तो वही है जो राज्य का अध्यक्ष होगा, उनके स्तर का उसके नीचे वाला हो ही नहीं सकता। तो कोई ना मुख्यमंत्री उनके बराबर है, ना कोई पार्टी प्रेसिडेंट उनके बराबर है, एक ही आदमी बराबर है जो दूसरे बड़े देश का नेता हो। ये उनका मानना है, तो वो उसको मना नहीं करते। तो जब मना नहीं किया 7 दिन, तो फिर दूसरों की सुनने की पड़ी। इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए देश कह रहा है, हम आप कहते रहे, उन्होंने कोई बात सुनी नहीं। जब विदेश ने कहा, जब उन्होंने बाजार बंद करना शुरू किया, जब चिट्ठियाँ लिखनी शुरू की, तब उन्हें लगा कि कुछ करना पड़ेगा, वरना शीशा इधर होगी। ये बात सिर्फ यहीं की नहीं, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी कहा, विदेश मंत्री अमेरिका के, उन्होंने भी कहा, उसको मैंने जवाब दे दिया। तो एक तरह से देखें तो जो घाड़ी के देशों की जो महत्ता है कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि वहाँ के जो हमारे भारतीय लोग जाते हैं वो काफ़ी पैसा भेजते हैं देश में, उसकी बड़ी ज़रूरत हमें है। उससे फॉरेन एक्सचेंज आता है, उसकी बड़ी ज़रूरत हमें है। तो जो अमेरिका वाला पैसा है वो समझ में आता है, ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी अपनी अलग गतिशीलता है। लेकिन ये देश ऐसे हैं वहाँ सरकार तय कर सकती है, एक तरफ से चीज़ें बंद हो जाएंगी एकाएक। अमेरिका में सोचना पड़ेगा, वहाँ लॉबीज़ हैं, कांग्रेस है, सेनेट है, प्रक्रिया है। इन देशों में एक बादशाह जो है वही सब कुछ है, कुछ भी कह सकता है। तो सरकार ने इसलिए चीज़ें बदली, सस्पेंड किया, निकाला प्रवक्ता को, क्योंकि बाहर के लोग कह रहे थे, इसलिए नहीं देश के लोग कह रहे थे। है तो अब स्थिति क्या है कि अब उन्होंने एक और निर्देश दिया है अपने प्रवक्ताओं को कि धार्मिक मामलों मत बोलिए। तो बोलिए तो पहले पार्टी की नीति समझ लीजिए। ये सिर्फ इसलिए है कि बोलने की बात हो रही है। लेकिन आज जो जहर इतना फैल गया है, जब फ़कीर को भीख नहीं मांगने देते आप, गरीब को दुकान लगा नहीं देते, अगर मुसलमान उसका नाम है तो, अगर नाम हमारा मुसलमानी है तो आप कुछ हमारे साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं। अगर ऐसा माहौल बन गया है, अब सोचिए कि देश में हर 6वां आदमी मुसलमान है, और उसको अगर ऐसा लगे तो हमारा समाज कैसा हो जाएगा। लोग कहते हैं गांव में ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन आज तो गांव में फ़कीरों को मना कर दिया गया, तो गांव तक जहर फैल चुका है। तो इसको ठीक करने के लिए कोई बड़ा नेता चाहिए। जो आज के नेता हैं वो तो विफल हो चुके हैं, उनमें वो न समझ है, न दूरदर्शिता है, न लोगों को साथ ले चलने की क्षमता है। उनका हम क्या करेंगे?
तो अब हम ऐसे कगार पे पहुंच चुके हैं जहां 8 साल जो हमने बीज बोया है जहर का, उसकी फसल हम काट रहे हैं। और ये फसल हम काटते रहेंगे कुछ समय तक, क्योंकि इसको ख़त्म करने का तरीका कोई आसान नहीं है। इसकी कोई ऐसी दवा नहीं है, जड़ी बूटी नहीं है कि आपने घुट्टी पिलाई और ख़त्म हो गई। ये लड़ाई जो है 8 साल से जो बीज बोया गया है, इसकी फसल लंबा काटेंगे। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।